अब देखिए कर्ण वंश के बारे में, ठीक है। ये मैप में आप समझ पा रहे होंगे कि ये कर्ण वंश का पूरा साम्राज्य है, ये सातवाहन वंश का साम्राज्य है। आज हम कर्ण वंश और सातवाहन वंश दोनों को मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से इंटरलिंक करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। कर्ण वंश का बहुत समय तक हमारे मध्य प्रदेश में शासनकाल नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश में ही क्या लगभग संपूर्ण देश में ही उन्होंने केवल 43 साल तक शासन किया था। इसलिए हमें दोनों को मिला के ही पढ़ना है, तभी आपको दोनों चीज़ें समझ में आएंगी। और हमें ये भी जानना होगा कि जब कर्ण वंश की स्थापना हुई थी हमारे यहाँ पे भारत में, जब कर्ण वंश की स्थापना हुई उस समय क्या परिस्थितियाँ थी हमारे मध्य प्रदेश की, और उस परिस्थिति के संदर्भ में हमारे यहाँ पे क्या चीज़ देखने को हमको मिलती है और कौन सी बातें हमारे मध्य प्रदेश के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, पहले की कहानी लगभग आप सभी को पता है, ठीक है। इसके पहले शुंग वंश का शासन था, अंतिम शुंग वंश राजा को मार के उसी का जो सेनापति था वासुदेव, उसने मार के उसे क्या किया, खत्म करके एक नए साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना की। अंतिम शासक कौन था ये सब आपको पता है। भागवत के बाद जो देवभूमि बनता है, देवभूति बोलते हैं जिसे, उसी को मार के वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की, ठीक। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा, पहले मैप को समझना है। मैप को समझ जाएंगे ना तो इतिहास को समझ जाएंगे, और इतिहास को समझने के लिए जीना पड़ता है इतिहास को, ठीक है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। चलिए देखिए, आप सब जानते हैं कि यहाँ पे विदिशा सांची वाला क्षेत्र ये सब आपको दिख रहा है, ये उसी से लगा हुआ। आप मैप में भले ही आपको छोटा दिख रहा होगा, परंतु लगभग आप ये मान के चलिए कि ये विदिशा, उज्जैन, ये लगभग वाला पूरा क्षेत्र है, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश तो आपको यहाँ दिखेगा नहीं, ये पूरी डायनेस्टी आपको दिख रही है, पूरा साम्राज्य आपको दिख रहा है, तो इस वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश का काफ़ी सारा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समस्या, आप सब जानते हैं कि वासुदेव ने, आप देखेंगे इसकी स्थापना अगर हम देखेंगे कर्ण वंश की, तो 73 BC में इसने क्या किया, कर्ण वंश की स्थापना कर दी। और लगभग इसने 30 ईसा पूर्व तक, 30 BC तक इन्होंने शासन किया। अगर इनका शासनकाल निकालें तो लगभग 43 वर्ष तक कर्ण वंश ने भारत में क्या किया है, शासन किया है। और इसी 43 वर्ष के अंदर अगर हम देखेंगे तो केवल और केवल 4 राजा हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक आपको मिलेगा वासुमित्र नाम से, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे वासुमित्र के बाद तो भूमिमित्र आपको देखने को मिलेगा, भूमिमित्र। इसके बाद भूमिमित्र के बाद नारायण, और नारायण के बाद सुदर्शन। केवल और केवल 4 राजा ही हमें कर्ण वंश के देखने को मिलते हैं, वासुमित्र, इसी को वासुदेव भी कह रहे हैं हम, भूमिमित्र, नारायण और सुदर्शन। ये 4 राजाओं ने मिलकर 43 वर्ष तक इस पूरे साम्राज्य में शासन किया, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में इनका क्या रोल काल है, आपने देखा था शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूमि ने शासन किया था विदिशा वाले क्षेत्र में, और विदिशा वाले क्षेत्र में ही वासुदेव ने उसको मार के वहाँ से अपने वंश की स्थापना की थी। चूँकि उस समय मगध वाला जो क्षेत्र था, पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र था, ये एक बहुत बड़ा केंद्र था, राजनीतिक केंद्र था, तो लगभग सारे लोग यहीं पे आके बैठते थे। विदिशा तो आपने देखा कि राज्यपालों के लिए एक छोटा सा क्षेत्र था, जो शुंगों ने क्या किए थे, यहाँ पे अपनी राजधानी बना लिए थे, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आप सभी को स्पष्ट है। उसी के बाद आप देखेंगे वासुमित्र, भूमिमित्र, नारायण, सुदर्शन, ये सारे के सारे राजाएँ आपको देखने को मिलेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा समझने की ये कोशिश कीजिए कि जब कर्ण वंश विदिशा में आया तो बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि उस समय भी शुंग वंश था। ऐसा नहीं था कि देवभूमि के बाद शुंग वंश के कोई भी वंशज नहीं रहे, देवभूमि के बच्चे तो रहे ही होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो उस समय राजा महाराजा के कुछ संबंधित रहे होंगे, तो उन्होंने भी शासन किया। पर कैसे शासन किया, जब शुंग वंश स्थापित हो गया, कर्ण वंश स्थापित हो गया, तो शुंग वंश ने कर्ण वंश के अधीन रहते हुए शासन किया। देखिए समय की लीला, देखिए कितनी खराब लीला है। एक समय शुंग वंश के अंदर कर्ण काम करते थे, वासुदेव उनका सेनापति था, और आज कर्णों के अंदर शुंग काम कर रहे हैं। विदिशा वाले क्षेत्र में जो शुंग लोग बचे कुचे जो शुंग लोग हैं, वो कर्ण वंश के अंदर काम कर रहे हैं। समय कितना बलवान होता है, इसीलिए कहा जाता है कि समय पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने समय पे कभी अपने आप को घमंडी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे अगर कोई बलवान है तो वो है केवल और केवल समय, और समय को जिसने जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। कल तक जो व्यक्ति राजा था आज रंक है, कल तक जो राजा था आज वो रंक है, और कल तक जो रंक था आज वो राजा है, और उसी राजा के अंदर वही राजा काम कर रहा है जो आज रंक बन के बैठा हुआ है।
समय पे कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि शुंग वंश के शासकों में जो अंतिम समय देखा हमने, उस समय उनकी कंडीशन ही ऐसी थी कि उन्होंने शासन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। राजा अपने आप को मान के चल रहे हैं, कभी कोई काम किया नहीं, घमंड आ गया तो उनके सेनापतियों ने मार के एक नया साम्राज्य स्थापित कर दिया। और अंततः ये भी हुआ कि जब कर्ण वंश विदिशा में आ गया तो शुंगों ने उनके अधीन रहते हुए काम किया है, बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं। तो समय बड़ा बलवान है। तो यहाँ से आपका शुंग वंश आप देखेंगे खत्म करके कर्ण वंश यहाँ पे पूर्ण रूप से शासित हो गया। अब ये जो 4 लोग हैं, इन्होंने कोई विशेष काम तो किया नहीं है, इसलिए इनका हमें कोई विशेष चीज़ें मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलती। केवल उज्जैन वाले, विदिशा वाले क्षेत्र में इन लोगों ने 40-43 साल तक लगभग काम किया है, तो इसलिए हमारे सिलेबस में कर्णवंश हमको देखने को मिलता है। क्योंकि प्रमुख राजवंश आपको पढ़ने हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी राजवंश आए हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। तो छोटे छोटे भले ही उनने 1 साल 2 साल 4 साल तक जब तक भी उन्होंने काम किया है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये था कर्णवंश। इसके अलावा कर्णवंश की कोई जानकारी नहीं है। वासुदेव ने इसकी स्थापना की, 4 राजा हुए, 30 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। अंतिम जो शासक था उसका नाम था सुदर्शन। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इस वाले क्षेत्र में मैं ये मान के चलता हूँ कि ये कर्णवंश का क्षेत्र है। यहाँ पे अभी कौन राजा बन के बैठा है? सुदर्शन बैठा है। और ये चीज़ हम पहले से ही जानते हुए आ रहे हैं कि नीचे जब मौर्य साम्राज्य ही चल रहा था, उसी समय मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश बनने लगे थे। नीचे हमने देखा था कि चोल तो था, पांड्य तो था, चेदी साम्राज्य बनने लगा, फिर वहीं पे उसी समय ही सातवाहन वंश बन गया था। सातवाहन आज वंश का नहीं है, कर्णवंश के समकालीन नहीं है, ये तो पहले से ही चला आ रहा था। बस ये है कि जो हाईलाइटेड हुआ वो इस समय पीरियड में हो गया। तो इनकी आधारशिला तो कमज़ोर मौर्य शासकों के कारण से ही बन गई थी, तभी तो पूरे देश में नए नए राजवंश उत्पन्न हो गए। उनमें से एक राजवंश और देखने को मिलेगा आपको, सातवाहन राजवंश। ये दक्षिणी वाला, दक्षिणा पथ राजवंश बोला जाता है इसे, कि भारत के दक्षिण में जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया वो है सातवाहन वंश। इन्हीं को कहा जाता है आंध्र वंश। चूँकि ये वाला हिस्सा आप देखेंगे आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आंध्र वंश। जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर विदिशा, अवंती, मालवा वाले क्षेत्र में भी शासन किया। कैसे कैसे किया आप देखेंगे। यहाँ सुदर्शन अंतिम रूप से कर्णवंश का यहाँ पे शासक है और यहाँ शासन कर रहा है। सातवाहनों ने एक दिन ऐसा हुआ कि इसके ऊपर आक्रमण किया और इस पूरे क्षेत्र को इन्होंने अपने अधीन कर लिया। किसे? ये जो पूरा क्षेत्र है ये सातवाहनों के अधीन आ गया। अब चूंकि उतना सा क्षेत्र अगर सातवाहनों के अधीन आया है तो स्वाभाविक सी बात है कि कर्णवंश की जो डायनेस्टी थी उसमें प्रमुख रूप से राज किसका चलने लगा होगा? सातवाहनों का चलने लगा। इसको मिटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ तक ये आपका जो बन गया शासन, ये हो गया है आपका सातवाहन का वंश। ठीक है, अब हम देखें तो मैंने पहले ही बताया है हस्तगत की नीति चलती थी एक। हस्तगत की नीति का मतलब ये होता है कि अगर कोई राजा ने किसी क्षेत्र को जीत लिया है तो वो वहाँ जाके गद्दी में नहीं बैठेगा, बस वो क्षेत्र उसके अधीन आ जाएगा और यहाँ से डायरेक्शन देके वो वहाँ के किसी लोकल बंदे को या पहले से जो राजा रहा होगा उसी को वो क्या देगा कि आप ही गद्दी पे बैठो, परंतु आप मेरे हिसाब से ही काम करोगे। ऐसे ही सातवाहन में भी हुआ होगा। जब यहाँ वाला क्षेत्र जीत लिया, विदिशा इनका मुख्य नगरी थी तो विदिशा को जीत लिया, तो फिर तो ये तो छोटी मोटी बात है। तो यहाँ से सातवाहनों ने इस पूरे क्षेत्र को ऑपरेट किया। परंतु मैप में हम देखेंगे तो मुख्य रूप से जो सातवाहन वंश है वो यही सातवाहन वंश आपको देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से उसकी लोकेशन दक्षिण वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब सातवाहन वंश को लेके भी इतिहास में बहुत विवाद है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अलग अलग तथ्य आपको सातवाहन वंश को देखने को मिलते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सातवाहन वंश मौर्य के काल से ही बनना शुरू हो गया था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था और कमज़ोर नेतृत्व के कारण यहाँ के लोकल लोगों ने अपना अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। उसी कमज़ोर नेतृत्व के कारण उसका ही नतीजा आज आपको देखने को मिलेगा सातवाहन वंश के रूप में। पुराणों में ऐसा माना जाता है कि सिंधु, या तो फिर एक और नाम आपको मिलेगा सिसुक और शिप्रक। सिंधु, शिप्रक ऐसे 2 नाम आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। आप देखेंगे पुराणों में आपको 3 नाम मिलेंगे, जिसमें से एक नाम है सिंधु, एक मिलेगा शिशुक और एक मिलेगा शिप्रक।
ये 3 नाम आपको देखने को मिलेंगे पुराणों में, और पुराण बताते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना, सातवाहन वंश की जो नींव रखी गई वो इन लोगों के द्वारा रखी गई। परंतु इनका बहुत विशेष कोई ऐसा उल्लेख हमें हमारे मध्य प्रदेश में या भारत में भी नहीं मिला कि इन लोगों ने ही किया, इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं है। कहीं कहीं पुराणों में हमें देखने को मिला तो हमने इस बारे में भी जान लिया। पर आगे चल के इसी वंश का जो मुख्य रूप से प्रभावी शासक हुआ जिसने इसकी स्थापना की, उसका नाम था सिमुक। इसको आप ध्यान रखेंगे, सिमुक नाम का व्यक्ति था जिसने सातवाहन वंश को प्रभावी रूप से विस्तार किया और कर्ण वंश को खत्म करके उस पूरे क्षेत्र में उसने सातवाहन वंश की स्थापना की। और इस वंश का जो एक और शासक हमको देखने को मिलेगा, सिमुक के बेटे का बेटा जिसका नाम था सतकर्णी प्रथम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिमुक का जो पोता हुआ उसका नाम था सतकर्णी प्रथम। ठीक है, सतकर्णी प्रथम। आपको इतिहास में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ करके बहुत लोग मिलेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बहुत लोग मिलेंगे। ठीक है, इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो सिमुक का ये कौन था? पोता था, बेटा नहीं, पोता। ठीक, ये पोते के बारे में और जानकारी मिलती है। इतिहासकार बताते हैं और हमको जो साक्ष्य प्रमाणित मिलते हैं उसमें ये पाया गया है कि जो सतकर्णी प्रथम था इसने इस वाले क्षेत्र में विदिशा से लेके यहाँ तक अपने पूरे शासन को फैला लिया। ठीक, पूरे अपने शासन को यहाँ फैला लिया। अवंती वाला क्षेत्र हो गया, मालवा वाला क्षेत्र हो गया, इस सारे क्षेत्र में सतकर्णी प्रथम ने अपने पूरे सातवाहन वंश के साम्राज्य को फैला लिया। जिस समय पीरियड की हम बात कर रहे हैं इसी समय आप देखेंगे हमारे भारत पे विदेशियों के आक्रमण चल ही रहे थे। मैं अभी फिर एक बार कह रहा हूँ कि मौर्य वंश के समय से सिकंदर सब जब आक्रमण कर रहे थे उसके बाद आक्रमण रुके नहीं, आक्रमण तो होते ही रहे, सब चलते रहे, आक्रमण यहाँ से होते रहे, लगातार आक्रमण होते रहे और आक्रमण इतने हुए कि आक्रमण अंदर तक भी आ गए। ठीक है, अंदर तक भी आ गए। जिस समय यहाँ पे सतकर्णी का शासन चल रहा है, अभी आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे सतकर्णी प्रथम का शासन चल रहा है यहाँ पे, और इसी समय यहाँ पे शकों द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। शकों की एक शाखा होती है, देखिए शक जो हम आगे पढ़ेंगे भारत के इतिहास में उसकी 2 शाखाएं आपको देखने को मिलती है। शक से एक बनेगा आपका क्षत्रप छहरात वंश और एक बनेगा आपका कार्दमक वंश। ये शक की 2 शाखाएं थी अलग अलग, एक छहरात और एक कार्दमक। कार्दमक भी आपको इसी समय देखने को मिलेगा, छहरात भी आपको इसी समय देखने को मिलेगा। जब सतकर्णी प्रथम का यहाँ पे पूरा शासन चल रहा था उस समय शकों की छहरात शाखा ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया और इस छहरात शाखा का जो प्रमुख व्यक्ति था उसका नाम था नहपान। इसे नहपाण भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको नहपाण भी मिलेगा। छहरात वंश का जो प्रमुख उस समय राजा था उसका नाम था नहपान। नहपान का एक दामाद था जिसका नाम था उसवदत्त, ये इसका दामाद था, इसकी बेटी का पति था। नहपान और उसवदत्त ने मिलकर इस पूरे क्षेत्र में आक्रमण कर दिया। सातवाहन वाले वंश में आक्रमण जब उन्होंने कर दिया तो स्वाभाविक सी बात है, विदेशी सेना थी, इनके पास हथियार अच्छे थे, पूरे क्षेत्र को जीत लिया उन्होंने। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में मतलब आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन कौन सा क्षेत्र आपको मिलेगा, मालवा, अवंती, ये सारे के सारे क्षेत्रों पे शकों ने यहाँ पे अधिकार कर लिया और सातवाहन वंश एक समय के लिए लुप्त हो गया। सतकर्णी प्रथम के समय में ही सातवाहन वंश एक समय के लिए लुप्त हो गया, शांत हो गया, कुछ समय तक अंधकार युग में चला गया। चूँकि सतकर्णी के बाद आप देखेंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी आपको मिलेगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी ये कौन है? इसकी माँ का नाम था गौतमी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। देखिए कैसी यहाँ से लिंक मिलेगी, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में अब आपको यहाँ से आगे पढ़ना होगा। इतिहासकार बताते हैं कि जिस समय शकों ने यहाँ पे आक्रमण करके इस पूरे क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया उस समय ये बालक छोटा सा था। इसने देखा, सब कुछ देखा, इसने आँखों से देखा। जब ये बड़ा हुआ तो इसी गौतमी पुत्र सतकर्णी ने एक बार फिर से यहाँ पे आक्रमण किया। किनके ऊपर? शकों के ऊपर, छहरातों के ऊपर एक बार फिर से आक्रमण किया और वो सारे क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया जो शकों ने किससे जीता था? सतकर्णी प्रथम से जीता था। तो एक बार फिर से यहाँ पे जो क्षेत्र था ये पूरा की पूरा क्षेत्र आपका सातवाहन वंश के अंदर में आ गया। किसके समय से? गौतमी पुत्र सतकर्णी के समय से।
और गौतमीपुत्र सतकर्णी को दूसरी बार, मतलब पहली बार में तो सतकर्णी प्रथम के कारण से सातवाहन वंश अंधकार में चला गया, दूसरी बार आप ये कह सकते हैं कि एक बार पुनः सतकर्णी प्रथम गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। इसलिए कहीं कहीं आप देखेंगे कि पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी को। महान बलवान शासक था, बहुत शानदार शासक था, अपने समय में इन लोगों ने बहुत काम किए, पर वो मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने भारत के संदर्भ में काम किए थे, इसलिए वो वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ पे उन्होंने केवल शासन किए हैं और हमें केवल वही पढ़ना है मध्य प्रदेश को लेके कि इन्होंने हमारे यहाँ केवल गद्दी में आके बैठे हैं और जो थोड़ी बहुत उनके सिक्के विक्के हमको देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिले। सातवाहन वंश के समय में इन लोगों ने सिक्के चलाए, शीशे के सिक्के, तो हमारे मध्य प्रदेश में शीशे के सिक्के हमको देखने को मिले। उसमें बराबर लिखा हुआ है सातवाहन वंश के राजाओं का नाम मिला, उनके द्वारा किए गए कार्य मिले, उनके जो अभिलेख शिलालेख हमें मिले उसमें सातवाहन वंशों के बारे में पता चला हमें। विदिशा में मिलता है, आप देखेंगे मालवा, अवंती, इन सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे सातवाहन वंश के सिक्के और अभिलेख। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जब राजा बना तो उसने मालवा, अवंती, इन सारे क्षेत्रों पे क्या किया, जीत हासिल कर ली। कुल मिला के गौतमी का पुत्र जो गौतमीपुत्र सतकर्णी के नाम से फेमस हुआ, उसने शकों को हरा के एक बार फिर से सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अब आप इसको मैप के माध्यम से देखेंगे तो ये देखिए, ये जो शासन पूरा क्षेत्र है जो कि पहले भी था, अब ये क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा ये देखेंगे आप। ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय का काल बन गया ये। ठीक है, यहाँ तक इसने पूरा अपने शासन को फैला लिया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि नर्मदा वाला जो क्षेत्र था, आप देखेंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी का कहाँ कहाँ शासन था, तो जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र था ये भी इसके अंदर में था। पूर्वी मालवा जो था ये भी इसके अंदर था, पूर्वी मालवा। ठीक है, पूर्वी मालवा को ही हम कहते हैं क्या, जो पूर्वी मालवा है उसे ही हम कहते हैं अकर। ठीक है, और जो पश्चिमी मालवा है, पश्चिमी मालवा को कहा जाता था अवंती। ध्यान रखेंगे, अगर ये मालवा है पूरा, ये इतना बड़ा मालवा है, तो इसका जो पूर्वी वाला भाग होगा, पूर्वी वाला भाग कौन सा, ये वाला। ठीक है, इस वाला भाग कहलाता है मालवा का, ये अकर कहलाता है, अकर इनके समय में, और ये वाला कहलाता था अवंती। मालवा में भी बहुत हिस्से हैं, जब हम मालवा के बारे में पढ़ेंगे, मालवा रियासत के बारे में, तो उसका पूरा इतिहास भी जानेंगे। थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किताबों में लिखा मिलेगा कि उसने अकर पे अपना अधिकार जमा लिया, उसने अवंती पे अपना अधिकार जमा लिया, तो पता तो होना चाहिए कि कौन से वाला क्षेत्र क्या है। तो ये अगर जो मालवा है इधर का पूरा, ये मालवा वाला अगर आप क्षेत्र समझ रहे हैं, इसका जो पूर्वी वाला क्षेत्र है इसे उस समय अकर कहा जाता था, पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है उसे अवंती कहा जाता था, और नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र जो है जिसे निमाड़ कहते हैं, आप निमाड़ देश आपने सुना होगा, निमाड़ वाले क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपने शासन को फैला लिया। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद उसका जो बेटा हुआ, उस बेटे का नाम था वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, ये जो बेटा है किसका है, ये गौतमीपुत्र सतकर्णी का है। गौतमीपुत्र सतकर्णी का बेटा हुआ वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने अपने समय में शासन भी नहीं कर पाया, बहुत अच्छे से शासन भी नहीं कर पाया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर शासक बन गया है आपका वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी सातवाहन वंश का, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कारमादक वंश की जो शाखा है, चूँकि यहाँ पे गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शकों को हरा के भगा दिया, शक चले गए। अब उनकी दूसरी शाखा जो कारमादक वंश थी, उनकी और एक बार दूसरे उनके चाचा भतीजे के लड़के मिलके आए कारमादक वंश के रूप में, और उन्होंने आके एक बार सातवाहन पे फिर से आक्रमण कर दिया। जब सातवाहन पे उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया तो उस समय उन्होंने पाया कि वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी यहाँ का कौन है, शासक है। ये तो वैसे ही कमज़ोर शासक था, इसने अपने जीवन में ही कुछ नहीं किया, तो फिर शासन के लिए क्या करता। आसानी से कारमादक वंश के लोगों ने वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी पे आक्रमण करके इस सातवाहन वाले वंश पे अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस जो कारमादक वंश है इसके भी अलग अलग लोग आपको मिलेंगे। छहरात में जैसे नहपान और आपने देखा था उसवदत्त, ये दो लोगों ने आक्रमण किया था, ऐसे ही कारमादक वंश में आप देखेंगे चष्टन आपको देखने को मिलेगा, चष्टन, और इसी चष्टन का बेटा आपको मिलेगा रुद्रदामन। ये दोनों शासक हैं कारमादक वंश के।
इनके लिए भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी जगह है। आप देखेंगे इनका बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा आपके सिलेबस में, क्योंकि ये जो रुद्रदमन है इनने बहुत आतंक मचाया। चष्टन ने भी अपने समय में बहुत अति किए इन लोगों ने। एक भूमिक नाम का व्यक्ति था, उसने भी बहुत अति किए। तो ये सारे शासकों को आपको भारत के इतिहास के संदर्भ में पढ़ना होता है। मध्य प्रदेश में केवल ये 2 लोग आए कारमादक वंश के शासक बन के, और इन्होंने वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी पे आक्रमण किया, और एक बार फिर से ये जो क्षेत्र था एक बार फिर ये किसके अंदर में चला गया, शकों के अंदर में चला गया, और यहाँ से सातवाहन वंश हो जाता है आपका समाप्त। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे शक लोग आ गए हैं, सीथियन लोग आ गए हैं, विदेशी लोगों का यहाँ पे शासन हो गया है। तो यहाँ से आप पढ़ेंगे फिर किनको, चष्टन को, रुद्रदमन को, भूमिज को, इन सभी को आपको पढ़ना होगा। आप देखेंगे नहपान को आप पढ़ेंगे। इन सारे लोगों को आप एक बार मध्य प्रदेश के अंदर फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। ये है सातवाहन वंश। इतनी ही जानकारी आपको रखना है इसकी, केवल और केवल 2-3 चीज़ें, कि कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी, वासुदेव ने की थी, वासुमित्र ने की थी, दोनों नाम से जानेंगे। 40 साल 43 साल तक उन्होंने शासन किया। 72-73 ईस्वी में उन्होंने स्थापना की, 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। 4 शासक वसुमित्र, भूमिमित्र, नारायण, सुदर्शन, ये 4 शासन है। सुदर्शन को समाप्त किया सातवाहनों ने और अपने क्षेत्र को मालवा तक लेके आए। आप देखेंगे सातवाहन वंश का जो वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछेगा, सातवाहन वंश का अगर वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछेगा तो आप लगाएंगे किसका जवाब लगाएंगे, सिमुक का, क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक है। परंतु पुराण हमें बताते हैं कि कोई शिशुक, सिप्रक, सिंधु नाम के कोई बंदे थे जिन लोगों ने सातवाहन वंश की स्थापना पहले ही करके रखी हुई थी। बस उन्हीं का वंशज कोई होगा सिमुक, जिसने अपने समय में सातवाहन वंश को फैलाया, बड़े लेवल पे लेके गया। इसी सिमुक का जो पोता होता है उसका नाम होता है सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान में उसने अपने सातवाहन वंश को अच्छे लंबे लेवल पे लेके गया। अवंती, आपका मालवा, यहाँ पूरा क्षेत्र में उसने उज्जैन साइड पूरा क्षेत्र को फैला दिया। इसके बाद इसी के शासनकाल में हम देखेंगे शकों की छैरात वंश की यहाँ पे क्या होता है, आक्रमण होता है। छैरात में भी हम देखेंगे नहपान और उसवदत्त, नहपान का दामाद था उसवदत्त, दोनों ने मिलके सातवाहनों पे आक्रमण किया और उस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। उस समय सतकर्णी प्रथम का जो बेटा था गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये गौतमी पुत्र कौन है, गौतमी उसकी मम्मी का नाम है, सतकर्णी उसके पापा का नाम है, तो दोनों को मिला के गौतमी पुत्र सतकर्णी बोला गया। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी उस समय छोटा था, परंतु बाद में उसने पता नहीं कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से उसने अपने आप को तैयार किया और एक बहुत बड़ी सेना लेके वो एक बार फिर से आया इस वाले क्षेत्र में और आक्रमण किया किसके ऊपर, छैरातों के ऊपर। छैरातों को उन्हें हराया और एक बार फिर से इस वाले क्षेत्र में सातवाहन वंश की स्थापना की। सबको संगठित करते हुए सातवाहन वंश फिर से उसने लेके आया। जब गौतमी पुत्र सतकर्णी ने सातवाहन वंश एक बार फिर से स्थापित कर दिया तो उसका बेटा वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी फिर शासक बना। वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी अपने समय का बहुत ही कायर टाइप का शासक था, कुछ नहीं कर पाया जीवन में। उसी की कायरता को, उसी की कमजोरी को देखते हुए उसने क्या किया, दूसरे विदेशियों ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया, जो कि कौन थे, शकों की ही एक दूसरा वंश था कारमादक वंश, इन्होंने यहाँ पे आक्रमण कर दिया। चूँकि आप देखेंगे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने यहाँ से शकों को भगा दिया था, इस कारण से आप देखेंगे कि शक की दूसरी शाखा कारमादक यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आ गई। जब वो आक्रमण करने के लिए आई तो वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी यहाँ का शासक था, हार गया। हारने के बाद ये वाला पूरा जो क्षेत्र है कारमादक के अंदर चला गया। कारमादक के जो राजा हमको देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ चष्टन और रुद्रदमन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने हमला किया वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी में। और अब जो आप पढ़ेंगे आगे चल के वो चष्टन, रुद्रदमन, इन सब का पढ़ेंगे। आप देखेंगे सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, आपके विदिशा वाले, मालवा वाले क्षेत्र में, अवंती वाले क्षेत्र में, इन सब में आपको सातवाहन वंश देखने को मिलने लगेगा। ठीक है।